तो पिछले क्लासेस में हमने कंडक्टर के बारे में बेसिक जानकारी ली थी और इसकी सारी जानकारी आपको इलेक्ट्रोस्टैट में मिल जाएगी। वो वीडियो आप जाकर के अच्छे से देख लें। अच्छा ठीक है, अब हमको दो चीजों के बारे में और जानना है, जिसमें हमें एक जानना है सिलेंडर के बारे में और एक जानना है स्फीयर, मतलब यह है बेलन और यह है गोल। अब देखो सिलेंडर दो तरह की हो सकती है और उसी तरह से गोले भी दो तरह के हो सकते हैं, सही है। अब देखो सिलेंडर या तो कंडक्टर होगी या तो इंसुलेटर होगी, यह भी कंडक्टर होगी या इंसुलेटर होगी। यानी कि जो सिलेंडर है वह या तो सुचालक होगी या तो कुचालक होगी, और यहाँ देखिए जो स्फीयर है वो भी या तो सुचालक होगी या तो कुचालक होगी। इसके भी दो भाग हो सकते हैं। जैसे देखिए ये जो हमारी सिलेंडर है, सिलेंडर जो सुचालक है वह दो तरह की हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है और हॉलो भी हो सकती है। मतलब यह हो सकती है यदि कोई सिलेंडर ठोस हो और सुचालक हो, तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, बेलन सुचालक ठोस, तो इधर से पढ़िए ठोस सुचालक बेलन। उसी तरह से हॉलो मतलब खोखला, तो खोखला सुचालक बेलन। यानी कि हमारी जो बेलन है कह सकते हो सिलेंडर हो सकती है सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर और हॉलो कंडक्टर सिलेंडर। इतने प्रकार की सिलेंडर आपकी हो सकती है। उसी तरह से यहाँ अगर मानते हैं कि हमारी जो सिलेंडर है वह इंसुलेटर है यानी कुचालक है, तो यह भी दो तरह की फिर से होगी, या तो एक सॉलिड हो सकती है या तो हॉलो हो सकती है। तो इसको फिर से देखेंगे क्या, सॉलिड इंसुलेटर सिलेंडर, हॉलो इंसुलेटर सिलेंडर। उसी तरह से यहाँ चलते हैं स्फीयर, तो गोला भी किस तरह से होगा, तो गोला या तो सुचालक हो सकता है या तो कुचालक हो सकता है। तो यहाँ भी दो पार्ट होंगे, एक होगा सॉलिड और एक होगा हॉलो। उसी तरह से यदि हमारा गोला कुचालक का हो बना हो, कुचालक हो, तो भी या तो सॉलिड हो सकती है या तो हॉलो हो सकती है। अब इन चार सारे अरेंजमेंट को हम एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र विभिन्न बिंदु पर निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले एक चीज समझ गए कि कोई भी अगर बेलन होगी तो बेलन कैसी हो सकती है, सुचालक और कुचालक हो सकती है, वह ठोस हो सकती है और खोखले हो सकती है, यह भी ठोस और खोखला मतलब सॉलिड और हॉलो हो सकती है। उसी तरह से यदि गोला है स्फीयर है तो स्फीयर भी कंडक्टर सुचालक है तो वह भी सॉलिड और हॉलो हो सकती है, कुचालक है तो वह भी सॉलिड और हॉलो हो सकती है। चलिए अब थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम सबसे पहले सिलेंडर के बारे में देखेंगे। तो देखिए वहां पे ए बी सी डी हो चुकी थी, अब ई है कि आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर, सिलेंडर के कारण निकालना है। अब देखो सिलेंडर कैसा कैसा हो सकता है, यानी कि किसी भी बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करिए। अब देखिए सिलेंडर कैसा हो सकता है, तो सिलेंडर हमारी मानते हैं कि कंडक्टर है, ओके, सॉलिड के लिए भी वही आंसर आएगा, हॉलो के लिए भी वही आंसर आएगा, ओके। और अगर इंसुलेटर है, मान लेते हैं हमारी सिलेंडर, यदि इंसुलेटर है इंसुलेटर में भी हॉलो, इन सभी के लिए एक ही आंसर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा जान लीजिए। मानते हैं कि एक सिलेंडर लेते हैं, तो समझ लेते हैं, और यह सॉलिड है मतलब यह पूरी तरह से इसके अंदर मटेरियल है, मटेरियल से भरा है। अब आपको पता है कि यदि यह सुचालक है और सुचालक के अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, यदि आप इसके अंदर क्यू चार्ज देना चाहते हो तो चार्ज कहाँ चली जाएगी, बाहर के सतह पर सरफेस पे चली जाएगी। तो ये चार्ज कहीं न कहीं इस चार्ज बाहर के सरफेस पर आकर के जमा हो जाएगी। यानी कि आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर आवेश नहीं होता है। तो ये सॉलिड है तो भी क्या होगा, जब आवेश देंगे तो कहाँ चली जाएगी, बाहर। अब मान लेते हैं कि यही सिलेंडर हॉलो होती मतलब खोखली होती, तो आपको पता है कि जब खोखली है तो इसको आवेश देंगे तो आवेश कहाँ चली जाएगी, सरफेस पे। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि फिर से यहाँ भी अगर ठोस है और सुचालक है तो बाहर, ठोस है ठीक है,
सुचालक और खोखली है तो भी आवेश कहाँ आएगी, बाहर के सतह पर ही आएगी, क्योंकि यहाँ तो मटेरियल है नहीं, जब मटेरियल है नहीं तो चार्ज इसके अंदर नहीं हो सकती है। तो यह किसके लिए है, कंडक्टर, सॉलिड, यह है कंडक्टर हॉलो। हॉलो रहेगी, खोखली रहेगी, तो खोखली भी कोई चीज में आप चार्ज दोगे तो चार्ज खोखले, अंदर मटेरियल है नहीं तो कहाँ आना होगा, बाहर। तो इन दोनों का नेचर देखिए, जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ चली आ रही है, बाहर, यह भी बाहर चली आ रही है। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में ये दोनों कंडक्टर थी। अब इंसुलेटर को जरा सा देखते हैं। देखिए, अगर इंसुलेटर है तब क्या आपको देखने को मिलेगा, इंसुलेटर में भी आपको क्या देखना है, इंसुलेटर मतलब कुचालक, इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में जब भी हम चार्ज देते हैं तब देखो, एक कैसी है, खोखली है, तो खोखली मतलब इसके अंदर मटेरियल नहीं है, तो जब मटेरियल नहीं है तो यदि आप इसको चार्ज दोगे तो ये चार्ज फिर से कहाँ चली आएगी, बाहर वाले सतह पे चली आएगी। तो आज से हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि यदि खोखला हो या कह सकते हैं हॉलो हो तो या तो वह कंडक्टर हो या तो इंसुलेटर हो, सभी के लिए चार्ज कहाँ आनी है, बाहर के सरफेस पे चली आएगी। यानी यहाँ पे भी चार्ज बाहर के सरफेस पे आएगी और यहाँ पे भी चार्ज बाहर के सरफेस पे आएगी। कब, जब खोखली हो, चाहे वह चालक हो चाहे वह कुचालक हो। परंतु अब देखो, चालक में ठोस है तो भी बाहर आएगी, परंतु यदि ऐसा हो जाता है कि यदि हमारी सिलेंडर कुचालक हो बट सॉलिड हो, मतलब ठोस होती है, तो उस केसेस में क्या देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए। मान लेते हैं कि कुचालक है और इसमें मटेरियल भरा हुआ है और यह कुचालक है, मतलब इंसुलेटर है, कुचालक है, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में जब चार्ज दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि यह चार्ज पूरे सतह पर चले आए। यह चार्ज कहाँ होगी, अंदर भी होगी बाहर भी होगी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरे आयतन में यह चार्ज इस बेलन के या कह सकते हैं सिलेंडर के पूरे क्षेत्रफल में और अंदर में भी बाहर में भी, मतलब पूरे आयतन में बट जाएगी। अब हमने देखो यहाँ पे चार्ज अंदर भी और बाहर, बट पहले वाले तीनों केसेस में हम क्या देखे थे, हॉलो रहेगी तो ऑलवेज बाहर आएगी, चाहे वो सॉलिड, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो। परंतु यदि कंडक्टर है तो सॉलिड भी है तो बाहर चली आएगी। तब हमने क्या बोला कि इन तीनों केसेस को हम एक ही साथ पढ़ेंगे, कंडक्टर या तो सॉलिड या तो हॉलो बाहर आनी है, इंसुलेटर हॉलो है तो भी चार्ज कहाँ चली आएगी, बाहर के सरफेस पर चली आएगी। तब उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट केसेस में हम देखेंगे कि ई के बाद एफ में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर इन सॉलिड इंसुलेटर के लिए, मतलब यदि कुचालक हो किंतु ठोस हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं। सिलेंडर, सॉलिड, हॉलो, सिलेंडर है सॉलिड हो सकती है हॉलो हो सकती है, कब, जब कंडक्टर हो। अच्छा, सिलेंडर ही पढ़ना है आपको, परंतु हॉलो होनी चाहिए और इंसुलेटर होनी चाहिए। अगर ये सारी केसेस है तो इन सभी में क्या होगी, आपकी जो चार्ज है वह कहाँ चली आएगी, बाहर वाले आउटर सरफेस पे चली जाएगी। अब इसी के लिए हमको क्या प्राप्त करना है, डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। जैसे यही देखिए, ये आपकी सिलेंडर है जिसकी रेडियस यहां से है कैपिटल, और आपको इस सिलेंडर के लिए एक अंदर वाले बिंदु पर और एक बाहर वाले बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ ग्राफ भी ड्रॉ करनी। अब चलिए मानते हैं कि आपको पता है कि एक ऐसी कंडक्टर है तो चार्ज बाहर होगी, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो, और इंसुलेटर है हॉलो है तो भी चार्ज कहाँ होगी, बाहर। तो हमको पता है कि यह जो चार्ज है इसके बाहर वाले सरफेस पे चलिए, अब बाहर वाले सरफेस पे है और इस पर हम माने हैं कि टोटल चार्ज Q है, सतह पर टोटल चार्ज कितना है Q है। अब चलिए फर्स्ट केस लेते हैं,
हाँ, ये किसके लिए है? तो ये आपके आईआईटी के लिए है और कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बोर्ड में इससे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं। हाँ, बोर्ड से इसका जो पार्ट पूछा जाएगा वो हम आपको बता देंगे, बस उसको एक बार देख लीजिएगा। बट चांसेस कम है, ये आईआईटी टाइप क्वेश्चन से आईआईटी में यहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए, हमने फर्स्ट केस लेना है। देखो, पहले एक्सिस बना लीजिए, यही सिलेंडर का अक्ष है। तो देखो, आपसे पूछा जाएगा कि यदि एक पॉइंट P यहाँ हो अंदर में और एक पॉइंट P यहाँ हो बाहर में, ओके, तो यहाँ से एक पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पे और यहाँ से एक पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पे, सही है क्या? तो यदि आप पॉइंट P एक बार अंदर है और यदि एक बार पॉइंट क्या है P बाहर है, तो सिलेंडर के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालिए और इस सिलेंडर के कारण ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालिए। अब हम बारी बारी से आपको फिगर समझाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बाहर वाले पॉइंट पे पुनः अंदर वाले पॉइंट पे। फिगर आप समझ चुके हो कि एक सिलेंडर है, या तो वह सुचालक होगी या तो कुचालक। तो कुचालक में होलो होगी और सुचालक में या तो सॉलिड हो या तो होलो। सभी में आवेश कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। चलिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, इफ पॉइंट P इनसाइड हो, मतलब बिंदु P कहाँ हो? सिलेंडर के अंदर हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? R इज लेस देन R। तो इसका फिगर जरा बना देते हैं आपके लिए। यही अक्ष थी, ये टोटल रेडियस कैपिटल R था और ये था पॉइंट P जो क्या है? स्मॉल r है। यह पॉइंट P क्या है? जो कि स्मॉल r है। अब जरा सा हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि यदि हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन सरफेस बनाने के बाद यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, पॉइंट P अंदर है और आपको पता है कि जितनी भी चार्ज है वह कहाँ चली आएंगी? सरफेस के बाहर चली आएंगी। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं प्रेजेंट होती है। चलिए, अब हम क्या करेंगे? गॉस लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब जरा सा देखिए, सबसे पहले तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे? अब देखते हैं कि इस पॉइंट P को घेरने के लिए या बंद करने के लिए हम एक सिलिंड्रिकल शेप का, जैसे इस तरह से देखिए, पॉइंट P को हम यहाँ कर लिख देते हैं और यही है सिलेंडर, जिसकी रेडियस कितनी है? R है और इसकी ऊंचाई आप कुछ भी ले लो, L ले लेते हैं। अब देखिए, यह हमारी गॉसियन सरफेस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन E निकालना है और ds। तो ds क्या होती है? तो ds आपके गॉसियन सरफेस का एरिया है। तो देखो, इसका एरिया कितना हो जाएगा? चलो अभी ds करके लिखते हैं। 2 पाई r h, ये l ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए, q इनसाइड। अब ये जो एरिया है, ऐसे इसको ना भी लो तो भी अच्छी बात है, इसको अभी हम ds ही रखते हैं। ओके, यहाँ देखिए Q इनसाइड, और यह जो गॉसियन सरफेस है, आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर, जैसे यह चालक है तो चालक के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है? 0। क्या इस सतह के अंदर कोई चार्ज है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं। तो यहाँ पे चार्ज हो गया 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, लास्टली 0। और आप जरा सा देखो, E तो ठीक है और ds एरिया, तो मानते हैं कि सिलेंडर का एरिया ऐसे ले लेते हैं, 2 पाई r इंटू h के जगह हम मान लेते हैं h ही ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो 0 बटा समथिंग करोगे तो आंसर क्या आने वाली है? 0। यानी हमें यह समझ आता है। अब देखो, बहुत लोग होंगे कि ये ध्यान देंगे कि सर हम फ्लक्स भी निकालते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी। यहाँ फिर से 3 सतह होगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और देखो, फर्स्ट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा है समान x डायरेक्शन की तरफ, किंतु जो हमारा एरिया वेक्टर वो नीचे की तरफ, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इसका एरिया वेक्टर इधर। तो आपको क्या पता लग चुका है कि इन दोनों के कारण यह ऊपर है, यह भी नीचे है। तो देखो, यह ऊपर की तरफ और विद्युत क्षेत्र ऐसे,
यह है नीचे की तरफ और विद्युत क्षेत्र ऐसे, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा 90। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए बी cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं होगी। तो उतना नहीं सोचना है, बस आप ये ध्यान दीजिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कहां सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E डॉट ds बराबर q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या आ रहा है, किसी भी सिलेंडर के अंदर 0 आता है। कैसी सिलेंडर होना चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए तो कंडक्टर हो सकती है, हॉलो है तो कंडक्टर भी हो सकती है और इंसुलेटर भी हो सकती है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। और ऐसे भी हम जानते थे चाहे चालक कोई शेप का हो, तो यह भी तो यही प्रूव कर रहा है कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये हम कहां से प्रूव किए, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। तो ठीक है, अंदर वाले पॉइंट पे हमने देख लिया। अब चलते हैं बाहर वाले पॉइंट पर। हमने आउटर वाले पॉइंट पर देख लिया था कि किसी भी सिलेंडर के कारण इनर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 का कब, जब हमारी सिलेंडर या तो कुचालक होगी तो हॉलो होनी चाहिए, और सुचालक होगी तो या तो सॉलिड हो या तो हॉलो हो। सभी के लिए आंसर कितना आया था, 0 आया था। अब हमें देखना है कि यदि हमारी सिलेंडर कंडक्टर हो या तो सॉलिड या तो हॉलो, इंसुलेटर हो तो हॉलो हो, तो उसके बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसी में सेकंड केस, इफ r इज ग्रेटर देन r, मतलब जो बिंदु P है उसकी दूरी आपके जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या से बड़ी होगी, तो जब त्रिज्या से बड़ी होगी तो पॉइंट कहां चली जाएगी, बाहर। तो इफ r इज ग्रेटर देन r मतलब पॉइंट P कहां है, आउटसाइड है। अगर पॉइंट P आउटसाइड है देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या होगा। चलते हैं, सिंपल है। देखिए यही आपकी सिलेंडर है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, रेडियस कैपिटल R, और इस पर जो पॉइंट P है वो बाहर है और यही डिस्टेंस क्या है, R है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही R इस रेडियस से बड़ी होगी तो पॉइंट कहां चली जाएगी, बाहर। और हम क्या करते हैं, तो फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हम एक सिलिंड्रिकल या कह सकते हो बेलनाकार गॉसियन सरफेस बना लेते हैं और जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि L है। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द पॉइंट P। अब देखो आपको पता है कि यह सुचालक होगी तो इस पे चार्ज कहां चली आएगी, सरफेस पे, बाहर की तरफ सारे सरफेस पे चार्ज रहेगी। अच्छा, जब सरफेस पे चार्ज है तो हम फिर से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मिल चुका है। अब हमको फ्लक्स से निकालना है, तो बारी बारी से हम ऐसा नहीं करेंगे, एक बार इस सतह से निकालेंगे, इस सतह से निकालेंगे, इस सतह से, क्योंकि देखिए इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर y डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री होगा तो इसका फ्लक्स 0, इसका ही फ्लक्स 0। फ्लक्स किसके कारण होगा, तो यह कर्व्ड सरफेस या वक्र सतह के कारण ही केवल फ्लक्स होगी। तो ऐसा इसको लिखो कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इसको अगर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और ये जो कर्व है उसको मान लो 3, तो लास्टली आपको 1 और 2 से क्या मिलने वाला है, 0, केवल 3 से मिलेगा। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, E डॉट ds cos थीटा। और थीटा देखिए तो यह है सतह, तो सतह पर एरिया वेक्टर लंबवत होती है और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, क्योंकि प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, तो दोनों समानांतर है, तो एंगल कितना डिग्री, 0 इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है यही आपको निकालना होगा। चलिए इसको इधर से रब कर देते हैं। आपको क्या रिजल्ट मिल चुका है, यहां देखिए E ds इज इक्वल्स टू
Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि आपको पता है कि जब कंडक्टर में चार्ज देते हैं तो वह चार्ज कहाँ चली जाती है, बाहर के सरफेस पे चली जाती है। अच्छा, अब देखते हैं कि चार्ज कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है और छोटे छोटे एरिया का जब इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इसका टोटल एरिया कितना है, तो देखिए इसका टोटल एरिया हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू ऊंचाई माने हो आप L इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अब आपको क्या निकालना है, Q इनसाइड कितना, अंदर में कितना चार्ज होगा। तो देखिए तो यही आपकी बड़ी वाली सत्ता है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, जितना इस सिलेंडर का भाग इसके अंदर होगा। तो इस सिलेंडर का भाग देखो, रेडियस है r और ऊंचाई कितनी है L, तो इसके कारण कितना चार्ज होगा। तो देखिए यदि मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो सिलेंडर है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, कितना है सिग्मा, तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए जरा सा, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और यदि हमें फिर से चार्ज निकालना है तो सिग्मा इंटू एरिया लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या देखा कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब देखिए सिग्मा क्यू कैसे निकालोगे, तो फिर से क्यू लिखेंगे और सिग्मा, यानी कि इसका अगर मान लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा सिग्मा है, तो सिग्मा एरिया कितना ले, तो बहुत लोग एरिया ले लेंगे बड़े वाले सिलेंडर का, नहीं बड़े वाले सिलेंडर का कैसे लोगे, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो अंदर कौन सा पार्ट है, या जो सिलेंडर उसका, तो एरिया कितना लेंगे, इसका लेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर और ऊंचाई फिर से कितना, इसी रेडियस मतलब इसी सिलेंडर के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगी L। तो हमको क्या मालूम हो गया कि अंदर में कितना चार्ज है। ओके क्या, अब देखिए जरा सा, अब यहाँ पे आओगे तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू L इज इक्वल्स टू Q इनसाइड, मतलब अंदर में कितना चार्ज है, तो देखिए चार्ज हमने निकाला है कैपिटल R इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए 2 पाई से 2 पाई गुजर गए, L से L गुजर गए, तो आंसर कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा सिग्मा इंटू कैपिटल R बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r, यह निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज आउटसाइड फ्रॉम द सिलेंडर, और उसका आंसर आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R बटा स्मॉल r, जहां पे कैपिटल R क्या है, तो कैपिटल R है सिलेंडर का रेडियस, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी कि उस बेलन से कितनी दूरी पर बिंदु रखी गई है, उन दोनों की दूरी का अनुपात, मतलब त्रिज्या ऊपर है, ऊपर क्या है उस पॉइंट, नीचे उसकी दूरी, दोनों का अनुपात, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सिलेंडर विच इज आइदर कंडक्टर, तो सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है, अगर इंसुलेटर है तो हॉलो होनी चाहिए। और हमने फिर अब इस रिजल्ट को हम देखेंगे, इस रिजल्ट को देखने से क्या मालूम हो रहा है, देखो सिग्मा कांस्टेंट होगी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिलेंडर जो पहले से दिया हुआ सिलेंडर उसकी रेडियस भी कांस्टेंट है, तो हम क्या देख सकते हो कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा। अब क्या है, इस रिजल्ट को समझते वक्त देखो, अब इसका हम समरी तैयार कर देते हैं कि मान लेते हैं कि इसको कैसे समराइज करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये सिलेंडर कैसी है, सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है, कंडक्टर भी, अगर हॉलो है तो इंसुलेटर भी हो सकती है। अब इससे हमको एक पॉइंट P लेना था, वह पॉइंट P अंदर भी हो सकती है और पॉइंट P कहाँ हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, तो ये आउटर वाली पॉइंट जब रेडियस कैपिटल R से बड़ा है। और एक केस ले लेते हैं,
यहाँ पे पॉइंट पी लेते हैं स्मॉल आर, तो इस केस में क्या है, रेडियस छोटा है कैपिटल आर से, तो यहाँ पर पॉइंट अंदर है और यहाँ पे पॉइंट बाहर है। और ये दोनों कैसी सिलेंडर है, तो कंडक्टर होगी तो सॉलिड भी चल सकती है और हॉलो भी चल सकती है, और यदि इंसुलेटर है तो कैसी चलेगी, हॉलो चलेगी। और हॉलो सभी के लिए आंसर क्या आया, तो देखिए बाहर वाले पॉइंट का अभी निकाले थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और अंदर वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, 0। ओके, क्या यह कब था, जब रेडियस छोटी थी, यह कब था, जब रेडियस बड़ी थी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखनी। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। यह डिस्टेंस है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और देखिए मानते हैं कि यह रेडियस है कैपिटल आर, तो आपको क्या देखने को मिला था कि यदि हम हमारी जो दूरी है वह हम सिलेंडर के अंदर है, मतलब यह इनर वाला पॉइंट है और यह आउटर वाला पॉइंट है, तो अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिला था, 0। और जैसे ही रेडियस पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चले आएंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटनी शुरू हो जाएगी। तो यही आपकी ग्राफ है। किससे बना है, तो हमारा जो रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ओके, क्या अंदर में और बाहर में, तो ये बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो बाहर वाले पॉइंट पे जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और अंदर में तो आपने देखा ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो यह इनर पॉइंट है और यह कैसी पॉइंट है, आउटर पॉइंट है। अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटता हुआ चला। तो ये सिलेंडर के लिए था, कब, जब कंडक्टर होगी और इंसुलेटर होगी तो हॉलो के लिए। अब हमें एक और स्पेशल केस पढ़ना है कि यदि हमारी सिलेंडर इंसुलेटर हो बट सॉलिड हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते। ये सारे आईआईटी के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है, बट एनसीईआरटी में आप क्या करोगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी आप अपनी बुक रखो, उस बुक से रेफर करते रहिए, जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों को आप टिक आउट करके पढ़ते जाइए। और ज्यादा भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में कि इफ, अभी सिलेंडर का ही केस पढ़ रहे हैं, इफ सिलेंडर इज सॉलिड इंसुलेटर, यदि हमारी सिलेंडर सॉलिड हो और इंसुलेटर, तो थोड़ा पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। यही सॉलिड है और आपको पता है कि यदि इंसुलेटर है, सॉलिड है, तो आवेश या चार्ज होगी इसके अंदर भी हो सकती है और इसके सरफेस पे भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें यदि आप चार्ज देना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हो कि चार्ज सरफेस के बाहर चली आएगी, मतलब अंदर से बाहर सरफेस पे चली आएगी। चार्ज अंदर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और बाहर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फिर से क्या करना है, एक अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है, एक बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है, फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपका सिलेंडर से जितना रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टाइप है वो फिनिश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या ध्यान देना, देखिए वहां पर चार्ज कहाँ आती थी, बाहर के सरफेस पे, और यहाँ पे चार्ज कहाँ है, पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में। तो उस केस में आपको देगा क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चूंकि यहाँ आयतन में बटा है तो यहाँ पे देगा आयतन आवेश घनत्व, या कह सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं कि किस तरह का फिगर होगा क्वेश्चन में। किसके लिए निकालना है, सॉलिड सिलेंडर, वो भी कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटर होनी चाहिए। ये हमारी सॉलिड है, इंसुलेटर है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस यही है, इसकी कैपिटल रेडियस r है, और आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज इनसाइड द सिलेंडर, मतलब दिस इज r,
ओके, और इस पे चारों तरफ पे इसमें क्या है, चार्ज बटा हुआ है, पूरे सिलेंडर पर चार्ज है, सरफेस पे भी। ओके, अब आपको निकालना है कि यदि हमारी पॉइंट पी सिलेंडर के अंदर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और सिलेंडर के बाहर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके क्वेश्चन में दिया है, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। अब फर्स्ट केस लेंगे, इफ R इज लेस देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट P है जो कि यदि पॉइंट P इनसाइड है तो यही पॉइंट P है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो देखिए गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है L, इसका स्मॉल रेडियस R है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम फिर से लगाएंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहती है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके, इनटू डॉट ds। अब फिर से यहाँ सरफेस बनाओगे तो 1 2 3, 1 सरफेस और 2 सरफेस, चूंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगी तो इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0 होगी। बट इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स 0, ऊपर नीचे वाले का 0 हो जाएगा, किंतु जो कर्व सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो E लिखेंगे इनटू एरिया। अब देखो क्या होगा एरिया, तो इसका वक्र सरफेस या कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। अब यहाँ पे आ जाओ Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q इनसाइड कैसे निकालें, तो आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मानते हैं कि इस पे टोटल चार्ज Q है और बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पता है पाई r स्क्वायर, और सिलेंडर का कैपिटल लेंथ मतलब टोटल लेंथ होती है, ओके क्या। तो यदि हमारे क्वेश्चन ने यह बता दिया है कि यदि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो यदि हमको एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उसका आयतन पता हो जाए तो आयतन को यदि हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगी। तो यहाँ आ जाइए, देखिए हमारा रिजल्ट कहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, E इंटू 2 पाई R L इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कैसे निकालेंगे, तो Q इनसाइड अंदर का चार्ज, तो यहाँ पर आपको रो दिया हुआ है, तो देखो रो इक्वल्स टू होता था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि हमको चार्ज चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, रो गुने वॉल्यूम, सही है क्या। तो रो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इस सिलेंडर जो छोटा वाला सिलेंडर उसका वॉल्यूम कितना है, तो देखिए पाई r स्क्वायर, और इसका लेंथ कितना माना है आपने, L माना है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल चुका है कि अंदर में चार्ज कितना है, Q इनसाइड इज इक्वल टू रो इंटू पाई r स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई r l बराबर इधर हो जाएगा रो इंटू पाई इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कौन कौन पॉइंट निकल जाएंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, L से L गुजर गए। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया रो r स्क्वायर, सॉरी एक r से एक r भी गुजर जाएंगे, तो यहाँ बचेगा रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, देखिए रो तो या तो डेंसिटी है चार्ज की तो यह कांस्टेंट होगी, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हमको क्या पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ r। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे आपके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और ये सही भी है, क्यों सही है, क्योंकि एक छोटा सा एरिया लेंगे तो कम चार्ज, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे तो चार्ज का मान बढ़ेगा, और चार्ज का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सेंटर से, यानी सिलेंडर के सेंटर से, अक्ष से, केंद्र से दूरी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, तो सरफेस तक।
चलते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमारा पॉइंट P जो होता है वह बाहर होता तब क्या करते हैं। यही पॉइंट P था, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और देखो क्या है ना कि एक बार आपको करने का तरीका मालूम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग को देखते हैं बार बार प्रैक्टिस करता है। बार बार प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन की करनी है, उसके बाद आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि बस कुछ नहीं करना है, गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ लगाते हो ध्यान क्या क्या देनी होती है, तो ध्यान देनी होती है कि कितना मतलब कैसा सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। और लेने के बाद हम लोग हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए पहले एरिया मालूम होना चाहिए, उसके अंदर का चार्ज मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजों का जब यूज कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चला। चलिए नोट कर लीजिए। इसका हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे इसका। अब क्या है कि अंदर वाले पॉइंट पर हमको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू रो इंटू आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कब है? जब R इज लेस देन कैपिटल। अब अगले केस में क्या है कि मान लेते हैं कि यही आपकी सिलेंडर है, ओके। इंसुलेटर है, मतलब इसके अंदर भी चार्ज होगा, सरफेस पे भी चार्ज होगा। और यहाँ से R डिस्टेंस ऐसे है और यही पॉइंट P है। और यहाँ पर आपको फिर से चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर फिर से हम ओके क्या, तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया है। किस तरह के शेप का? सिलिंड्रिकल शेप का, जिसका रेडियस R है और इसकी लेंथ मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं L है, ओके। अब फिर से वही काम करेंगे कि गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। अच्छा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करती है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं? पॉइंट P यहाँ है, देखो। अब फिर से वही काम करोगे आप लोग। पहले तो आप देखोगे कितनी सरफेस है, तो 1, नीचे वाली सरफेस 2 और एक कर्व सरफेस एरिया 3। तो आपको पता है कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में होगी, तो दोनों के बीच 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके द्वारा जो फ्लक्स होगी, यानी ऊपर वाला सरफेस का फ्लक्स 0, नीचे वाली सरफेस का फ्लक्स 0, जो भी फ्लक्स होगा कौन सा होगा? कर्व सरफेस का। तो उसको हम बार बार नहीं लिखते, आप लिख भी सकते हो कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, और ये जो कर्व है उसको 3 मान लेना। और 1 के कारण 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा। किसके किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। इसके कारण भी 0 हो जाएगा, बट इसके कारण क्या होगा? साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds। चलिए अब लास्ट का रिजल्ट देखते हैं। बचेगा क्या? साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो E ds cos थीटा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साथ, इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q इनसाइड का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? तो देखो Q इनसाइड निकालेंगे, पहले एंगल देख लेते हैं। तो आपको पता है कि ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पर प्लस चार्ज होगा, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। और एरिया वेक्टर भी कर्व्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर, और दोनों देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। और जब थीटा 0 डिग्री होती है तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है? ये देखिए, E इंटू ds cos 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन। चलिए अब E का E लिखेंगे। अब जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई, जो आपने रेडियस लिया R और इसकी ऊंचाई L, सही है, इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास मेन टारगेट होना चाहिए कि अंदर का चार्ज निकालिए, Q इनसाइड कितना होगा।
तो देखो अगर बोला जाए कि बताइए यह गॉसियन सरफेस जो ब्लैक कलर की है उसके अंदर कितना चार्ज है, तो देखो इसके अंदर वही तो चार्ज हो सकता है जितना इस रेड वाला जो सिलेंडर है जिसका पार्ट हो। तो रेड वाले सिलेंडर का पार्ट कितना है, तो उसका पार्ट की ऊंचाई L होगी और उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R के बराबर। तो आंसर कितना हो जाएगा, Q इनसाइड इज इक्वल्स टू, यदि इसका फिर से रो दिया रहेगा आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है रो, तो आपको पता है कि आवेश इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, और देखिए रो का रो, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू L, पाई R स्क्वायर, ये हो गई आपकी Q इनसाइड। तो Q इनसाइड मालूम, A मालूम, अब क्या करेंगे Q इनसाइड का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q इनसाइड का वैल्यू यहाँ से रखेंगे रो R स्क्वायर L और बगल में पाई वाई। चलिए इतना आया, देख लीजिएगा Q इनसाइड का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो Q इनसाइड का वैल्यू है रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आएगा पाई रो आर स्क्वायर एल बटा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। एल से एल गुजर गए, पाई से पाई गुजर गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया रो इंटू आर स्क्वायर बटा 2, देखिए एक एप्सिलॉन नॉट छूट रहा था यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगी, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट होगी, तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही लास्ट में आपको क्या निकल के आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां पर, यदि कोई भी इंसुलेटिंग सिलेंडर हो तो उसके बाहर वाले पॉइंट पे आंसर कितना आया, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा अब हमको क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करनी है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले वाले केस को देखिए, पहले वाला आंसर आया था रो इंटू आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जब पॉइंट पी अंदर था। अब जब पॉइंट पी बाहर है तो आंसर कितना आया, रो आर स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पर देखे थे क्या, तो यहाँ पर आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसको समराइज करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये थी सिलेंडर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो फर्स्ट केस आर इज लेस देन आर, तो आंसर आया रो इंटू आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यदि पॉइंट 2 है कैपिटल आर इज ग्रेट, तब आया रो इंटू आर स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यह आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सही है क्या, यानी दोनों हमको मालूम है। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि कंडीशन हमको मालूम है कि अंदर वाले पॉइंट पे रो आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाले पॉइंट पे रो इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अब देखिए आर ए कैपिटल आर, अगर इसके अंदर हो तो इनर पॉइंट है और इसके इधर हो तो आउटर पॉइंट है। चलिए अब अंदर में क्या है, आपको देख रहे हो कि लिनियरली बढ़ रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर रेडियस के वैल्यू आर डालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका रो इंटू कैपिटल आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद देखिए ए डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि 1 बाई आर है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो घटना शुरू कर देगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे चले जाएंगे और इसके बाद पुनः यह डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वह रो आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि देखिए सिलेंडर के अंदर रहेंगे तो ए वाला फॉर्मूला, सिलेंडर के बाहर रहेंगे तो ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद जो भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये सारी प्रूफ आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट चला था। और हम लोग करेंगे क्या, पहले तो हम सारा थ्योरी को कवर कर लेते हैं, आफ्टर इट हम लोग फिर से
इस पर क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो IIT में पूछी गई है, आपके अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए, ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।